हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका थर्ड लेक्चर होने वाला है यूनिट 2 का। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, डी फार्म फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस है मेनली। कंप्लीट डिस्कस यहाँ पर फिर से मैं आपके साथ करूंगा आपका इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के जो यहाँ पर आपके लिए आयंस जो इस्तेमाल होते हैं, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, उन पर कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस होगा। उनका प्रिपरेशन, उनका यूज और सारी चीज़ों के बारे में आपको छोटी सी छोटी बात बताई जाएगी। ये बेस्ट नोट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको पढ़कर आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क गेन कर सकते हो। एक भी सवाल इस नोट से बाहर नहीं आएगा। शॉर्ट नोट है, 14 से 15 पेज में आपकी एक एक यूनिट समाप्त हो रही है। मुश्किल से मुश्किल 1.5 से 2 घंटे में आप एक यूनिट खत्म कर रहे हो। बस आपको क्या करना है, चीज़ों को पढ़ते जाना है। ये नोट्स जिसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करता हूँ, जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होता है तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपने दोस्तों में शेयर कर देना है इस वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो बेहतर से बेहतर चीज़ें एग्जाम टाइम तक आपके लिए सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता रहेगा। तो जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिए। अभी तक आपने यदि सारे लेक्चर नहीं देखे हैं, यूनिट 1 को आप देखिए। यूनिट 1 समाप्त हो चुकी है, उसका नोट्स भी मैंने सेंड कर दिया है। साथ में एचएपी की 3 यूनिट समाप्त हो गई हैं। आप जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको सारे वीडियो सेंड कर दिए हैं। ये चेपी की 3 यूनिट समाप्त हो गई हैं और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये सेकंड यूनिट चल रही है, जिसको हम लोग अगले 2 लेक्चर में समाप्त कर देंगे। और उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि जब ये आपका 2 लेक्चर इसका समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 यूनिट आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस खत्म कर देंगे। आप ये समझिए कि दिसंबर तक आपका 60% सिलेबस में खत्म कर दूंगा। 40% सिलेबस आपका जनवरी में खत्म हो जाएगा। फरवरी में आपका क्या होगा, आपका एग्जाम होने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं, सोडियम क्लोराइड की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इनके जो केमिकल थे, हमने सोडियम को आज सोडियम के रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पर NaCl का हम यूज कर रहे थे, पोटेशियम रिप्लेसमेंट था, कैल्शियम रिप्लेसमेंट था। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इनकी प्रिपरेशन क्या है, इनका यूज क्या है। तो आप यहाँ पर अब प्रिपरेशन पे हम ध्यान देते हैं। आपको सोडियम क्लोराइड का फार्मूला तो पता है, आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि NaCl होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाई इवापोरेशन ऑफ सी वाटर इन सैलो पैंस। आप क्या करते हैं, जो इसका प्रिपरेशन है वो आप सी वाटर से करते हैं, आपको पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसमें क्या हो सकती है, जो आपका सी वाटर है उसमें सोडियम कार्बोनेट भी होगा, सोडियम सल्फेट भी होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होगा, मैग्नीशियम सल्फेट भी होगा, कैल्शियम क्लोराइड भी होगा। ये सारी चीजें होंगी सोडियम क्लोराइड के अलावा, जो आपकी इम्प्योरिटीज होंगी आपके सी वाटर में। जब आप नमक को निकाल रहे हो, जब आप NaCl को निकाल रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या होगा, उसमें आपकी प्रेजेंट होंगी। यह आपको क्लियर होना चाहिए। आपको अभी ही इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। किसी भी सजेशन के लिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके एग्जाम रिलेटेड, यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही, आप वहां पर मेरे से पूछ सकते हो। सारी चीजों के लिए पर्सनली आप लोग अभी से जुड़ जाओ, ठीक है। चलिए इसके बाद का हम देखते हैं, और भी सारी चीजें देखते हैं। इसके अगले पॉइंट देखते हैं। दीज इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड बाई, अब जो ये इंप्योरिटीज आपकी प्रेजेंट है वो कैसे रिमूव होंगी, बाई डिजॉल्विंग द साल्ट इन वाटर इन सीमेंटेड टैंक। हम क्या करते हैं, सीमेंटेड टैंक में क्या करते हैं, इनको डिजॉल्व करते हैं, इस साल्ट वाटर को हम लोग डिजॉल्व करते हैं। और उसके बाद क्या होगा, सम एलम लाइम आर एडेड, और उसमें क्या करते हैं, कुछ एलम और लाइम को ऐड करते हैं। उसके बाद क्या होगा, द सस्पेंडेड इंप्योरिटीज आर अलाउड टू सेटल डाउन। जो आपकी इंप्योरिटी जो कि सस्पेंड हो रही हैं, उनको हम क्या करते हैं, सेटल डाउन करने के लिए हम उनको अलाउ करते हैं। द क्लियर सॉल्यूशन इज डिकेंटेड इनटू आयरन पैंस एंड कंसंट्रेटेड। द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड सेटल डाउन आर देन कलेक्टेड एंड ड्राइड। जो आपको सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है वो सेटल डाउन हो जाएगा और आप उसको कलेक्ट कर लेंगे और उसको सुखा लेंगे अपने यूज के लिए। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, NaCl की क्या प्रॉपर्टी है, आपको पता होना चाहिए। इट इज अ कलरलेस आर व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ये कलरलेस होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। आप नमक देखते होंगे, वो कलरलेस होता है, व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल है एंड हैज सैलाइन टेस्ट, और ये नमकीन आपका सैलाइन टेस्ट का आता है। आप जब नमक को, आप जान ही रहे हो कि फ्रीली यदि आप वाटर में डाल दोगे, धीरे धीरे करके वो डिजॉल्व हो जाता है। उसके लिए आप यदि फास्ट करना चाहते हो, उसका जो डिजॉल्व है, जो आपको डिजॉल्व करना है, उसको यदि आप फास्ट करना चाहते हो, आप गर्म करते हो, कुछ भी करते हो। लेकिन यदि आपको ये है कि हमको कभी भी वो डिजॉल्व हो, बस हो जाए, तो वो क्या होगा, धीरे 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 करके डिजॉल्व हो जाएगा। आपको एक्सटर्नल कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको जल्दबाजी ना हो, बाकी वो अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा एक टाइम के बाद।
इसके बाद क्या चीजें हैं, तीसरा पॉइंट आपकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज ट्रीटेड विद सोडियम क्लोराइड इट प्रेसिपिटेट एज सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर नाइट्रेट को हम ट्रीट करते हैं सोडियम क्लोराइड से तो आपको क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। आप नीचे देख सकते हो NaCl का रिएक्शन जब आप यहां पर सिल्वर नाइट्रेट से करवा रहे हो, आप ये हमेशा जानते हो जहां भी AgCl को पा जाता है तुरंत AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है। हम आपको पहले यूनिट में इम्प्योरिटी वाले में ये चीज बताए थे, ये रिएक्शन मैंने आपको दिखाया था, वहां पर HCl से शायद रिएक्शन हो रहा था, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में आपको मैंने बताया था Cl को जहां भी Ag पा जाता है तुरंत AgCl का प्रेसिपिटेट, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका NaNO3 बन जाएगा। खैर आप उसको जाइए लिमिट टेस्ट देख लीजिए, मुझे इतना नहीं पता है, इतना नहीं याद है मेरे दिमाग में, लेकिन आप देखेंगे वहां पर ये रिएक्शन इस तरह की एक रिएक्शन हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन NaCl इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप NaCl को H2SO4 से रिएक्ट करवाओगे तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 मिलेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ये हो गई प्रॉपर्टी। इसके बाद बात आती है एसे की। ऐसे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, HCl का ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, कम से कम आपको 2 तो जरूर पता हुआ होना चाहिए, ठीक है। वैसे इसका ऐसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पूछ कुछ भी सकता है, ये आपको पता है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिए। द एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिपेंडेंट ऑन मॉडिफाइड बोलार्ड मेथड। जो आपका एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड है वो किस पे डिपेंडेंट है, मॉडिफाइड बोलार्ड मेथड पे, इन व्हिच इनडायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज इन्वॉल्व। accurately weighted quantity of sample is dissolved in water and add 0.1 molar silver nitrate, 2 molar nitric acid and dibutyl phthalate. It is titrated with ammonium thiocyanate using ferric ammonium sulfate solution is as indicator until the color become reddish yellow। ठीक है, जब तक इसका कलर जो है रेडिश येलो नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते हैं, इसको जब हम क्या करेंगे ट्रीट करेंगे, किससे आप किसका यूज करेंगे, इसमें पूछा जा सकता है कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, तो अमोनियम सल्फेट का जो है आप क्या करेंगे, फेरिक अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन का एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे, और ये इसका क्या हो जाएगा, जो कलर है वो रेडिश येलो आ जाएगा जब आप इसको टाइट्रेट करेंगे किससे, अमोनियम थायोसाइनेट से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में जब इसका यूज किया जा रहा है तो ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर यूज किया जाता है। पूछ सकता है यूजेस ऑफ NaCl आप बताइए, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, अब आपको पता नहीं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के यूज में यूज होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला जो आपका टॉपिक आता है इसी में आपका आता है इलेक्ट्रॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, वो है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड क्या है, इसको हम कैसे बनाते हैं, KCl इसका फार्मूला होता है, KOH से हम रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का HCl के साथ, तो KCl और H2 आपका मिल जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज भी। चलिए आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी, इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कल आपका लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का, कल ही आपको नोट्स मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना, वीडियो देखो, वीडियो का एक एक पॉइंट समझो, नोट्स को पढ़ो और फोड़ के आओगे एग्जाम में। प्रॉपर्टी क्या है, इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, पोटेशियम क्लोराइड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इनटू K+ एंड Cl- आयंस इन वाटर। The reduction of potassium chloride into metallic is done with help of metallic sodium। जब आप KCl का रिएक्शन सोडियम से करवाओगे तो NaCl बन जाएगा और पोटेशियम अलग हो जाएगा। ये दोनों तरफ से रिएक्शन आपकी चलती रहेगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, इधर से इधर भी बनता रहेगा, इधर से इधर भी आपका बन सकता है। तो ये एक तरीके से आप क्या कह रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है इसमें। ठीक है, आपका जो बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है और फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों इक्वल होगा, इसी का साइन होता है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर की तरफ यूज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो भी चीजें यूज होंगी वो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर की तरह ही यूज होंगी, हम उसी के केमिकल्स को पढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे का क्या बात है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि कैल्शियम रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज होता है। इसका फार्मूला आप देख सकते हो, आप ऐसे याद रखिएगा, ऊपर नीचे CH2OH है, ऊपर COO- है, बाकी ये वाला जो आपका है HOH HH, इधर वाला याद कर लीजिए, और इधर वाला आप इसका जस्ट अपोजिट कर दिए, H के सामने OH, OH के सामने H, H के सामने OH, H के सामने OH, यानी कि इधर वाला याद कर लीजिए आप HOH HH, ऊपर वाला COO-, नीचे CH2OH, और
कैल्शियम को आपके क्या करना है, ब्रैकेट को बाहर बाहर आपके रख देना है। ये हो जाएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट का फार्मूला। इस तरह से आप एक याद करने का आपके पास तरीका होना चाहिए। ऐसे आप याद रखिए HOH ऊपर COO माइनस नीचे CH2OH, फिर इस बगल में आपका सबका जस्ट अपोजिट, ऐसे याद किया जाता है। इस तरह से इमेजिनेशन होती है तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में लिख के आ पाएंगे। और बाकी एक दो बार लिख के प्रैक्टिस भी कर लीजिए एग्जाम के पहले पहले इन सभी फार्मूला को, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको इस तरह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए छोटी मेहनत करनी होती। कभी किसी का कंपैरिजन मत करो खुद के साथ, किसी को क्या आता है, क्लास में कोई कितना बोल रहा है, कितना बड़बड़ा रहा है, उससे मतलब ही मत रखो। आपको अपनी पढ़ाई फोकस करना है। यस सर कहने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एग्जाम में कौन लिख के आएगा, इससे फर्क जरूर पड़ने वाला है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी को देखकर घबराने की जरूरत नहीं। आप जीरो से हीरो तक सफर इस चैनल से तय कर सकते हैं। और एकदम शांत रह के, आप जानते होंगे जो समुद्र होता है जो कि शांत होता है, तो वो क्या है, बाद तबाही मचाता है, एकाएक सुनामी आती है उसमें। और जो छोटे मोटे दरिया होते हैं वो क्या होता है, बात बात पे टकराते रहते हैं, उनके पानी की आवाज़ दिन रात आती रहती है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग ग्लूकोनिक एसिड विद कैल्शियम कार्बोनेट। आप क्या करेंगे, ग्लूकोनिक एसिड को गर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। यहाँ पर आप प्लस लगा लेंगे। जब आप गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से कैल्शियम क्या है आपका, ये ब्रैकेट के बाहर रख देंगे। और ये वाला फार्मूला मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये आपको मिल जाएगा जो कि कैल्शियम ग्लूकोनेट का फार्मूला है। तो आप कैल्शियम ग्लूकोनेट को किससे फॉर्मेशन करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब ग्लूकोनिक एसिड से करवाएंगे, और CO2 और H2O आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। तो ये चीज हो गया कैल्शियम ग्लूकोनेट की प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इट इज फ्री फ्लोइंग, व्हाइट आर स्लाइटली येलो, क्रिस्टलाइन पाउडर विथ स्लाइटली बिटर टेस्ट, इट इज स्पेरिंगली वाटर सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर। ये आपका क्या है, स्पेरिंगली वाटर सॉल्युबल होता है, फ्रीली सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर होता है। इससे क्या है, ट्रांसफर, ये देखिए इसका ऐसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसका ऐसे कैल्शियम ग्लूकोनेट वाला जरूर याद रखिएगा। अभी तक जितने तीनों मैंने आपको बताए, ट्रांसफर एक्यूरेटली बेड क्वांटिटी ऑफ सैंपल इनटू फ्लास्क। फ्लास्क में आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे एक्यूरेटली वेट क्वांटिटी ऑफ सैंपल को, ऐड ग्लेशियल एसिटिक एसिड को आप ऐड करोगे, उसके बाद डिजॉल्व करोगे बाय हीटिंग ऑन अ हॉट प्लेट। हॉट प्लेट पे आप इसको क्या करोगे, अभी देखिए अभी तक जितने ऐसे मैंने आपको बताया बस ऐसे में लाइटली पढ़ के निकल गया, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा जोर दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉट प्लेट पे आप इसको गर्म करेंगे, कूल ऐड क्विनालिडीन रेड TS एंड टाइट्रेट विथ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड टू अ कलरलेस एंड पॉइंट। जब आपका कलरलेस एंड पॉइंट आपका आ जाएगा, यानी कि कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। इसका ऐसे आपको याद रखना है। टू ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया, जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है बॉडी में, तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज करते हैं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और बाकी यूज हम किस लिए करें आपको पता ही है, कैल्शियम रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट ORS 2 नंबर का क्वेश्चन है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, सेशनल में मिलेगा आपको, आपके एग्जाम में, मेन एग्जाम में मिलेगा, वाइवा में आपसे टीचर भी पूछेगा कि ORS क्या होता है और ORS के कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे जरूर पूछेगा ORS के बारे में। इस पूरे चैप्टर में कुछ ना याद हो तो ORS तो जरूर याद हो कि इसके कौन से इंग्रेडिएंट हैं, क्या है इसका मामला। 2 नंबर का कोई क्वेश्चन मत याद करो इस चैप्टर में, लेकिन ये जरूर याद कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चाहे सेशनल में आपके आएगा, वाइवा में टीचर पूछ लेगा, उसके बाद एग्जाम में बैठोगे 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाएगा। ORS क्या है आपका, ORS घोल, वही जो पीते हो जब खराब हो जाती है आपकी तबीयत गर्मियों में। स्टूडेंट्स ORS क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। WHO एंड यूनिसेफ हैव रिकमेंडेड ए सिंगल फॉर्मुलेशन ऑफ ग्लूकोज बेस्ड oral rehydration salt ORS to prevent or treat dehydration from diarrhea। जब आपको गर्मियों के दिनों में डायरिया हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में वाटर की कमी जो हो जाती है आपके, उसके लिए फुलफिल करने के लिए हम ORS पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसके रिकमेंडेशन से बनी हुई है, WHO और यूनिसेफ के। चलिए देखते हैं ORS में कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं। कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं कि मतलब ये है कि ORS में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या है रॉ मटेरियल। ORS में आप यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड होता है। देखिए ग्राम पर लीटर में मैं सारी क्वांटिटी आपको डिफाइन करूंगा, तो सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम होता है 1 लीटर में। ग्लूकोज एनहाइड्रस 13.5 ग्राम होगा आपका पर लीटर। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम पर लीटर। ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट 2.9 ग्राम पर लीटर।
आपको ये चारों चीजें याद रखना है कि ओआरएस में यदि कोई भी पूछता है आपसे क्या क्या चीज होता है, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज एनहाइड्रस, पोटेशियम क्लोराइड, दो क्लोराइड याद रखिए सोडियम और पोटेशियम का, ग्लूकोज एनहाइड्रस याद रखिए और ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट याद रखिए, उसका क्वांटिटी याद रखिए। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, ये जरूर पूछा जाता है अक्सर 2 नंबर के क्वेश्चन में, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखें और ये बेसिक बात है, आपको पता भी होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। क्या होता है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस? एसिड बेस बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। एसिड बेस बैलेंस जो है वो पार्ट है किसका? होम्योस्टेसिस प्रोसेस का। होम्योस्टेसिस क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया भी था कि बाहरी इन्वायरमेंट से आपके बॉडी का जो भी इंटरनल चीज है सब कुछ क्या हो, मेंटेन रहे। बाहर कुछ भी हो, बाहर आंधी आए, तूफान आए, गर्मी पड़े, ठंडी पड़े, लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना ही होना चाहिए। बॉडी का यदि चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आप प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो, आपको दिक्कत होने वाली है। और अल्टीमेटली यदि ये चीजें लगातार हो रही हैं, नहीं आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रहा है, तो अल्टीमेटली डेथ हो ही जाना है। तो वही चीज होती है हमारी बॉडी के साथ, जब बॉडी होम्योस्टेसिस को नहीं मेंटेन कर पाती है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हमारी बॉडी क्या करती है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी कंडीशन में हमको फीवर होता है। तो ये सारी चीजें बॉडी क्या करती है, अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। चलिए देखते हैं। एसिड बेस बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस प्रोसेस डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ पीएच। जो आपका एसिड बेस बैलेंस है पार्ट है होम्योस्टेसिस प्रोसेस का, जो कि डील होता है मेंटेनेंस ऑफ पीएच से। सिंस मोस्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स एट द पीएच 7.38 टू 7.42, द बॉडी यूटिलाइजेस सेवरल इफिशिएंट बफर्स टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस। जो हमारी बॉडी है वो सेवरल टाइप ऑफ उसमें बफर्स होते हैं जो कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं वो आपका किस में होते हैं, एल्कलाइन पीएच पे होते हैं, 7.38 टू 7.42 के बीच में होते हैं। चलिए देखते हैं। इसके बाद अगला अपना पॉइंट आता है द सिस्टम दैट रेगुलेट पीएच बैलेंस इन आवर बॉडी। जो ऐसे सिस्टम जो कि हमारी बॉडी में पीएच बैलेंस को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। कौन से सिस्टम है? बफर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और रीनल सिस्टम। ये 3 तरह के सिस्टम हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जो कि किसको रेगुलेट कर रहे हैं, पीएच बैलेंस को। हमारी बॉडी में पीएच बैलेंस रहे, ऑर्गन्स में हमारे पीएच बैलेंस रहे, जो भी पीएच रखना है जिस भी बॉडी पार्ट में वो चीज बैलेंस रहे, उसके लिए क्या होगा, ये 3 आपके पास सिस्टम है। कौन से? बफर सिस्टम। बफर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? There are 3 major buffer system in our body that regulates acid base balance in our body. ए बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो पहला टाइप है, 3 टाइप का बफर सिस्टम होता है। देखिए पहले तो 3 टाइप का वो सिस्टम है जो कि बॉडी के पीएच को मेंटेन किया। उसका जो पहला टाइप है बफर सिस्टम, उसका 3 टाइप है। कौन सा? बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फास्फेट बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम। ये है बफर सिस्टम का पार्ट तीनों। इसके बाद बात आती है, पहला जो आपका बफर सिस्टम है वो है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ये क्या करता है स्टूडेंट? ये करता है, इट इज अ इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ ब्लड पीएच। जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। आपके ब्लड का पीएच क्या होना चाहिए, वो चीज बाइकार्बोनेट आपका जो होगा बफर सिस्टम वो मेंटेन करेगा। आपको पता होगा बाइकार्बोनेट आपके ब्लड में बनता है, CO2 जो होती है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, तो ये चीज आपका फॉर्मेशन होता है, बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन होता है। तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो होता है आपके ब्लड में वो इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए। इट अकर्स इन प्लाज्मा एंड किडनी। जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है ये प्लाज्मा में पाया जाएगा और किडनी में पाया जाएगा। When there is a excess of H+, that means acidity increases, then bicarbonate combines with H+ and converts into carbonic acid। हुई चीज है बीक एसिड। जब क्या होगा, जब आपके ब्लड में या जिस भी आर्गन में, मान लीजिए किडनी में H+ इंक्रीज कर रहा है, एक्सेस में हो जा रहा है, तो एसिडिटी मतलब इंक्रीज हो रही, तब उस केस में क्या होगा, जो आपका HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट आयन है कंबाइन कर जाएगा H+ से, क्योंकि इसमें नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, दोनों कंबाइन कर जाते हैं और कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिक एसिड में, जो कि क्या है, एक बीक एसिड है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज हो रही है आपकी, व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ H+, और जैसे ही H+ कम होता है ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, आपका H+ को रिलीज कर देता है और आपका पीएच जो होगा वो मेंटेन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि बाइकार्बोनेट आयन एसिडिटी इंक्रीज होने पे H+ को लेके आपका कार्बोनिक एसिड बीक एसिड बना ले रहा है,
और जैसे ही H प्लस डाउन हो रहा है, एसिडिटी डिक्रीज हो रही है, शॉर्टेज ऑफ H प्लस हो रहा है, तुरंत उसको क्या करेगा, रिलीज भी कर देगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है इसकी, किसकी, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपका क्या पॉइंट आता है, इसके बाद जो अगला बफर सिस्टम है आपका, वो है फास्फेट बफर सिस्टम। फास्फेट बफर सिस्टम इज फाउंड इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये आपका सेल के अंदर पाया जाएगा। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोनोहाइड्रोजन फास्फेट आयन, इस सिस्टम में क्या होगा, मोनोहाइड्रोजन फास्फेट आयंस होंगे और डाई हाइड्रोजन फास्फेट आयन होंगे, HPO4 माइनस और H2PO4, ये होगा आपका, ठीक है। और ये आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जा रहा है, एक चीज आप याद रखिएगा फास्फेट बफर सिस्टम को। इन आवर बॉडी दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विथ सोडियम आयन, अपनी बॉडी में जो ये पाए जाएंगे वो सोडियम के साथ कंबाइन हुए रहेंगे। डाई सोडियम मोनोहाइड्रोजन फास्फेट Na2HPO4 एज सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट NaH2PO4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ H+, जब H+ एक्सेस में होगा, दैट मींस एसिडिटी इंक्रीज, देन Na2HPO4 combines with H+ and form NaH2PO4 which is a weak acid। तो आपका क्या हो रहा है, जो आपका ये Na2HPO4 है, ये क्या करेगा, H+ से रिएक्ट करके NaH2PO4 को फॉर्म कर लेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। और जैसे ही इसकी कमी होती है, H+ की जैसे ही कमी होती है, तो जो Na2HPO4 है वो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर NaH2PO4 जो आपका है वो H+ को खट से रिलीज कर देगा और NaH2PO4, यानी कि क्या है कि अपनी बॉडी में जैसे ही H+ बढ़ा, ये कंबाइंड हो गया, और जैसे H+ की कमी हुई, ये क्या कर दे रहा है, रिलीज कर दे रहा है। सिंपल यही काम है बफर सिस्टम में, यही चीज है, बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस का मतलब ये है कि बॉडी में एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, यानी कि पीएच को आप सिंपली एक वर्ड में कहें तो आपका फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस है, वो है पीएच को मेंटेन करना बॉडी में, ठीक है। इस तरह से आप समझिए, बहुत आसान भाषा में। चलिए, और आप लोग ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको कल ही ये नोट सेंड किया जाएगा। कल अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है डेंटल प्रोडक्ट, उसके बाद मैं आपको दे दूंगा नोट्स, और 2 यूनिट इसकी समाप्त होती है। इसके साथ ही एचएपी की आपकी 3 यूनिट समाप्त हो चुकी है। पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एग्जैक्टली आपका खत्म होगा एग्जाम के पहले। बता दूंगा क्या आएगा एग्जाम में, गारंटी कर रहा हूं, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा AKTU के एग्जाम में। चलिए देखते हैं, प्रोटीन बफर सिस्टम, इट इज एन इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम इन ब्लड एंड प्लाज्मा। यह इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम है ब्लड और प्लाज्मा में। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 अमीनो ग्रुप। प्रोटीन को आप जान ही रहे हो, एक उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है। इन केस ऑफ H+ आयंस, अमीनो ग्रुप एक्ट एज बेस एंड एक्सेप्ट आर कंबाइंड विथ H+ आयन। जब यहां पर क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा H+ का, तो जो आपका अमीनो ग्रुप है वो एक्ट करेगा एज अ बेस और एक्सेप्ट कर लेगा H+, क्योंकि आप जानते हो कि जो बेस होता है वो H+ एक्सेप्टर होता है। तो इसका यही काम है कि आपके प्रोटीन के अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप होंगे, और उनमें से जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है और अमीनो ग्रुप है, उनमें से जो अमीनो ग्रुप है वो बेस की तरह एक्ट करता है, ये आपको पता ही होगा। वो क्या करता है, H+ को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ H+ आयन, कार्बोक्सिल ग्रुप रिलीजेज H+, और जैसे ही शॉर्टेज होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप आप जानते हो एसिडिक ग्रुप है, COOH होता है, तो H+ को रिलीज कर देगा और आपका जो pH है उसको मेंटेन कर देगा। सिंपल यही काम है प्रोटीन बफर सिस्टम का। अगला जो आपका सिस्टम आता है आपकी बॉडी का, जो कि आपका मेंटेन करता है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस में हेल्प कर रहा है, वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। द इंक्रीमेंट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेंस इन pH ऑफ बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट। जो आपका CO2 है उसका इंक्रीमेंट या फिर उसका डिक्रीमेंट, यानी कि CO2 की जो आपकी मात्रा है आपकी बॉडी में, वो डिस्टर्ब करती है किसको, pH को, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को। रिस्पायरेटरी सिस्टम वर्क बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट इन आवर बॉडी। रिस्पायरेटरी सिस्टम वर्क करता है हमारी बॉडी में इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए, ब्रीदिंग रेट के लिए, ठीक है। ब्रीदिंग रेट को कैसे रखना है, इसमें कौन हेल्प कर रहा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, आप तेज तेज सांस लेते हैं, आप दौड़ते हैं तो आप हाँफ जाते हैं। क्यों हाँफ जाते हैं, बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, आप ज्यादा तेज सांस लेके और उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। ठीक उसी तरह से क्या होगा, जब डिक्रीज होना होगा तो वो सारी चीजें किससे कंट्रोल हो रही हैं, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम से कंट्रोल हो रही हैं।
इसके बाद इसमें एक अगला पॉइंट क्या दिया गया, इन केस इफ CO2 इंक्रीजेज एसिडिटी इंक्रीजेज, यदि CO2 आपके बॉडी में बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में बढ़ जाती है, इसका मतलब है एसिडिटी इंक्रीज हो रही। सो ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज, इस केस में क्या होगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, आप अधिक ऑक्सीजन लेने का प्रयत्न करेंगे और जो CO2 है उसको आप क्या करेंगे, एक्सपेल्ड आउट करेंगे, यानी कि बाहर निकालेंगे, रिजल्टेड इन बैलेंस ऑफ पीएच। और फिर क्या हो जाएगा कि जो आपका पीएच है वो मेंटेन हो जाएगा। इफ बेसिसिटी इंक्रीजेज ब्रीदिंग रेट डिक्रीजेज, यदि बेसिसिटी इंक्रीज कर रही तो ब्रीदिंग रेट डिक्रीज कर जाएगा, इट रिजल्ट इन रिटेंशन ऑफ CO2 एंड पीएच इज बैलेंस। सेम उसका उल्टा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो लास्ट सिस्टम है आपका आपके फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के, रीनल सिस्टम। इट इज मोस्ट एफिशिएंट रेगुलेटर ऑफ पीएच, ये पीएच का मोस्ट एफिशिएंट रेगुलेटर है। द पीएच ऑफ यूरिन इज नॉर्मली एसिडिक, जो आपके यूरिन का पीएच है वो क्या है, वो बेसिकली क्या है, आपका 6 के करीब होता है, वो एसिडिक पीएच माना जाता है, आपको पता ही है। व्हेन द अमाउंट ऑफ H+ इंक्रीजेज, जब H+ आयन इंक्रीज होता है अपनी बॉडी में, देन इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन, तो ये क्या होगा, यूरिन के थ्रू क्या होगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। व्हाइल द बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब इन आवर बॉडी, दैट्स हाउ इट मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस। तो इस तरह से एसिड बेस बैलेंस का जो आपका प्रोसेस है वो आपका इस यूरिन सिस्टम यानी कि रीनल सिस्टम से हो रहा है, आप उसको यूरिनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका डेंटल प्रोडक्ट, आज यहीं तक रखते हैं। आज आपका एसिड बेस बैलेंस तक कल्याण हो चुका है, यहां तक रिवाइज करिए, चीजों को समझिए, लेक्चर को आप रिपीट मोड में देखिए। कोई भी सवाल है तो कमेंट में छोड़िए, कोई आपका सुझाव है उसको आप कमेंट में दीजिए, कोई पर्सनल सवाल है, कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी डेंटल प्रोडक्ट कल से पढ़ूंगा और कल से पढ़ाऊंगा आपको, तो खत्म हो जाएगा ये नेक्स्ट लेक्चर में पूरा आपका ये यूनिट 2। जुड़े रहिए इस चैनल से, सेंड करिए अपने सभी दोस्तों में, शेयर करिए अपने सभी मित्रों में, अपने क्लासमेट के साथ ये लेक्चर, बताइए उनको कि आपके इनऑर्गेनिक की बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की बेस्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।